Hello friends, today we will continue our chapter Structure of the Atom. This is the third part of this chapter. So चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में हम क्या जानने वाले हैं. इस पार्ट में हम जानेंगे रदरफोर्ड के मॉडल को. इससे पहले हमने बात करी थी थॉमसन के मॉडल की. थॉमसन का मॉडल जो था वो एटम को रिप्रेजेंट तो कर रहा था बट वो उतना एक्यूरेट नहीं था एंड दैट्स व्हाई रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया एटम का जो थॉमसन के मॉडल से ज्यादा एक्यूरेट था. तो चलिए जानते हैं कि आखिर रदरफोर्ड अपने इस न्यू मॉडल पे पहुंचे किस तरीके से. रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो अल्फा पार्टिकल पे बेस्ड था. यानी कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था और उससे पता लगाया था कि एटम किस तरीके से होते हैं. और उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था. यहाँ पे एक स्क्रीन थी जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी. सेंटर में उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल रखी थी एंड उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी थी. यानी कि अल्फा पार्टिकल को बहुत तेज स्पीड में जो गोल्ड फॉइल था उसके ऊपर फेंका था विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक साइक्लोट्रॉन. सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है बिकॉज ये एक नया वर्ड है. सो यहाँ पर अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मॉडर्न डेज में हम अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियाई कह सकते हैं. दैट इज ये एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज को बैलेंस नहीं कर सकते. तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड बिकॉज यहाँ पर दो प्रोटॉन्स हैं तो इसी चार्ज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर ट्वाइस चार्ज होता है जितना कि एक प्रोटॉन के ऊपर होता है और उसके अंदर दो न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो ये एक थोड़ा हैवी पार्टिकल होता है. तो उन्होंने इसकी बॉम्बार्डिंग करी गोल्ड फॉइल के ऊपर. ना यहाँ पे उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, चलिए इसको समझते हैं. आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैलिएबिलिटी का. ना गोल्ड जो होता है, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल. यानी कि इसकी बहुत थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं. वहीं पर अगर हम किसी और मेटल की बात करें तो उसकी जो शीट्स बनेंगी वो बहुत थिक होंगी. नाउ रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि उन्हें एक इतनी पतली शीट मिले जिसमें जो ब्रेथ हो वो ऑलमोस्ट 1-2 एटम्स जितनी ज्यादा मोटी हो. और किसी और एलिमेंट की अगर वो थिक शीट लेते हैं तो वहां पे दिक्कत ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड होने के बाद सारे के सारे वापस आ जाते हैं और वहां पर वो ज्यादा अच्छे से मॉडल को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो उन्होंने गोल्ड की शीट ली बिकॉज उससे बहुत थिन शीट्स पॉसिबली बन सकती हैं. सो उन्होंने जब इस थिन गोल्ड फॉइल पे अपने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई, then the first thing he noticed was that most alpha particle pass through the foil without any deviation. That means gold का जो foil था उससे mostly alpha particles जो थे वो pass हुए और उनमें deviation तक नहीं आई. After that, the second thing he noticed that a few alpha particles got deflected by making small deviations. Now यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए that alpha particle positively charged होता है. सो उसको डेविएट करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल. सो अगर आगे कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तभी अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट होंगे. एंड बिकॉज अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा हैवी हैं उन्हें एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज चाहिए अपने आप को डेविएट करवाने के लिए. सो यहाँ पे अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आगे हम समझेंगे इसका पॉइंट क्या था. एंड थर्ड थिंग यू नोटिस दैट a very few alpha particle, almost 1 out of 12,000, ये आपको काफी बुक में 20,000 भी मिल जाएगा, got 180 degree reverse path. यानी कि बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गए. सो ऐसा बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स के साथ हुआ जो आगे गए एंड बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गए. सो इनका एक्सपेरिमेंट का शॉर्ट वर्जन ये है कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई. Most of the alpha particle passed, some of them got deflected and very few got repelled back or bounced back. So इससे ultimately atom के बारे में क्या पता चला, चलिए जानते हैं. अगर हमें गोल्ड की फॉइल को इस तरीके से देखें तो गोल्ड की फॉइल बहुत पतली है. अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए वो 3 एटम जितनी थिक है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है. तो मोस्टली लाइन पास हो रही थी. दैट मीन्स एटम्स कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस. ऑब्वियसली बिकॉज अगर सारी की सारी पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल अगर वो पास हो पा रहे हैं दैट मीन्स वहां पर कोई हॉलो एरिया है जहां से वो इजीली पास हो सकते हैं. सो एटम कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस.
The second thing you notice that the whole mass and positive charge of atom is located in very small volume at center. Now obviously अगर हम किसी स्फीयर की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो कंसंट्रेटेड चीजें होंगी वो सेंटर में ही होंगी, एंड बिकॉज वेरी फ्यू पार्टिकल्स गॉट रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे जो डेविएशन आई वो इस वजह से आई बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल कर रहे थे. सो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फोर्स चाहिए जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर सके. सो दैट मीन्स जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सेंटर में एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और जब भी अल्फा पार्टिकल उसके पास से गए हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो गए हैं. सो ये दो चीजें उन्होंने नोटिस करी. और तीसरी चीज बाउंस बैक होने का रीजन ये था कि जब सेंटर का न्यूक्लियस जो है, जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर से जाते हैं तो वो 180 डिग्री पे रिपेल करेंगे. सो ये चीज उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पता करी. और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज ये बताई कि जो एटम होता है उसके आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रोटेट करते हैं. ना उन्होंने ये चीज अपने एक्सपेरिमेंट से नहीं पता करी, उन्होंने बस ये अंदाजा लगाया कि ऐसा होता होगा बिकॉज उनके अकॉर्डिंग सारा का सारा पॉजिटिव मास सेंटर में है, एंड दिस इज प्रूवन दैट एक एटम के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन को कहीं पे तो रखना था. ना इलेक्ट्रॉन अगर सेंटर में नहीं है तो ऑब्वियसली वो आसपास होंगे, एंड उन्होंने सोलर सिस्टम से अपने मॉडल को कंपेयर किया एंड उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसपास ऑर्बिट में रोटेट करते हैं. सो ये मॉडल जो था वो बहुत सही था, काफी एक्यूरेट था, बिकॉज यहाँ पर हमने पहली चीज ये जानी कि एटम स्फीयर होता है, जो कि एक सही बात है. सेकंड थिंग कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, ये भी सही था. एंड थर्ड थिंग कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आसपास ऑर्बिट करते हैं. तो ये तीनों चीजें ही सही थी. बट यहाँ पर एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी? रदरफोर्ड सेड कि जो सेंटर होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट. सो अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिनकी प्लैंक थ्योरी ये कहती है दैट चार्ज पार्टिकल लूजेस एनर्जी व्हाइल एक्सेलरेशन. नाउ यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल एक सेंटर के अराउंड रोटेट होता है तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. सो अगर डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होगी एंड बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स ये एक एक्सेलरेटेड मोशन. तो अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है दैट मीन्स एनर्जी जो होगी वो लूज होगी. नाउ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो EM वेव्स की फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा. सो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है दैट मीन्स वो जो रोटेट कर रहा है उसका डायमीटर कॉन्स्टेंटली छोटा होता जाना चाहिए, एंड अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो रोटेट करते करते सेंटर से कोलैप्स हो जाना चाहिए. सो अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल को देखें तो उनके अकॉर्डिंग जो एटम था वो स्टेबल नहीं हो सकता, बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आफ्टर अ टाइम जाकर सेंटर से कोलैप्स कर जाएंगे. बट बिकॉज हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं, दैट मीन्स रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था वहां पे कोई तो गलती थी. तो जो बॉर थे उन्होंने एक नया मॉडल दिया जिसमें रदरफोर्ड का जो ये प्रॉब्लम था उसे फिक्स किया गया था. सो इस वीडियो में हमने जाना रदरफोर्ड के मॉडल को, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बॉर के मॉडल को. That's it for this video. Thank you. Hello friends. Today we will start a new chapter named Structure of the Atom. Now atom के बारे में हम काफी कुछ इससे पहले वाले चैप्टर Atoms and Molecules में पढ़ चुके हैं. ना यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे एटम को थोड़ा और डिटेल में जानते हुए, जहां पर हम जानेंगे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, उनके चार्ज के बारे में, और एटम का जो एक्चुअल मॉडल होता है वो किस तरीके का होता है. तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं. सो एट फर्स्ट वील लर्न अबाउट व्हाट इज एटम एंड आफ्टर दैट वील लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. सो अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम होता क्या है? वेल, अगर हम एटम की डेफिनेशन की बात करें देन एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल, इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर. दैट मीन्स हम इसे देख नहीं सकते बिकॉज ये बहुत छोटा है. हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ये इतना छोटा है कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता. एंड इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, दैट मीन्स इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. नाउ व्हाट डज दैट मीन? अब मान लीजिए कि आपके पास सोडियम का एक मेटल रखा हुआ है जिसके अंदर आपके पास सोडियम है, यानी कि आपने सोडियम का मेटल लिया तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे सोडियम के एटम्स होंगे. तो यही जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं इन्हें हम सोडियम के एटम के नाम से जानेंगे.
तो सोडियम मेटल में जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होगी, यानी कि उसका जो सबसे छोटा पार्ट हम निकाल कर अलग कर सकते हैं जिसमें सोडियम की प्रॉपर्टी हो, वो क्या होगा? सोडियम का एटम होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई गोल्ड की चीज है, से गोल्ड की कोई चेन है, तो उसके अंदर भी जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, यानी कि उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे और उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें तो वो क्या होगा? वो गोल्ड का एटम कहलाएगा। तो बिकॉज इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो मेटल होता है वो भी एक एलिमेंट है एंड गोल्ड भी एक एलिमेंट है, तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है। इस वजह से हम एटम को डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ना अगर आपको ये क्लियर है तो चलिए जानते हैं कि एटम की डिस्कवरी हुई किस तरीके से। वेल, हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाईटेक मशीनें नहीं थी और इसकी वजह से क्या होता था कि हम छोटे लेवल पे किसी चीज़ को नहीं जान पाते थे, इसीलिए हम पहले समझते थे कि मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट आफ्टर दैट वी लर्न दैट मैटर्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर हमें एटम्स का पता चला। सो यहाँ पे जो रिसर्च हुई वो बहुत लंबी चली एंड बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम्स के बारे में हमें बताया। फॉर एग्जाम्पल डाल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा फिर हमें थॉमसन का मॉडल मिला, उसके बाद रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को इम्प्रूव किया एंड फाइनली हमें बोर का मॉडल मिला जो बहुत ज़्यादा क्लोज था एक्चुअल एटम के मॉडल के। तो हम इन सभी मॉडल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पर चलिए इनके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं थोड़ा एटम के बारे में। एटम किन चीज़ों से बना होता है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी, जो हमने लास्ट चैप्टर करा था। तो हम जानते हैं कि ये बना होता है न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड इलेक्ट्रॉन से, और बिकॉज ये सारे के सारे पार्टिकल्स एटम से छोटे होते हैं इसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। नाउ न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, व्हाइल प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब ये अरेंज किस तरीके से होते हैं? वेल, एक्चुअली जो एटम होता है उसका शेप एक स्फीयर की तरह होता है, जिसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके आसपास ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हमने नाम दे रखा है के, एल, एम और एन। इसे हम शेल के नाम से भी जानते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसपास रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, जहाँ पे सन सेंटर में होता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो आप सन को एज अ न्यूक्लियस ले सकते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं एंड जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्हें आप इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एक एटम में उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ना यहाँ पे अगर हम इन सारे पार्टिकल्स की बात करें तो ये सारे पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर होता है हम इसे न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए इनके चार्ज की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, सो इनका टोटल चार्ज होता है 0 कूलम्स। नाउ प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बट पॉजिटिव कितना? वेल, एक्चुअली पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू होती है उस चार्ज की जो प्रोटॉन के अंदर होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। दैट मीन्स जो पॉजिटिव था उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे तो उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इन नेगेटिव सिंबल। ना यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कूलम क्या है? वेल, कूलम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एसआई यूनिट होती है चार्ज को मेजर करने के लिए। सो अगर हमें चार्ज को मेजर करना है तो हम उसे कूलम में मेजर करते हैं। चलिए बात करते हैं इनके मास की। तो न्यूट्रॉन का मास होता है अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs। प्रोटॉन का मास भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है, बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -27 से -31 दैट इज 4 का डिफरेंस है। तो ऊपर की जो वैल्यू है अगर हम उसे 10,000 टाइम्स छोटा कर दे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन के वेट के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा लेस वेट का है कंपेयर टू अदर टू, इसलिए हम इसका वेट यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं और ये ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो एटम होता है उसका टोटल वेट जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। सो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे दैट व्हाई वी से दैट होल मास ऑफ एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर, देन आंसर वुड बी बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, दैट्स व्हाई वी से दैट होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। ना अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो तो चलिए एक बार देखते हैं इनके डिस्कवर का नाम।
यानी कि इनको डिस्कवर किसने किया है। सो अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरर जो था वो था जेम्स चैडविक। सो सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो आंसर वुड बी गोल्डस्टीन एंड इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। सो ये 3 नाम आप याद रखिएगा। प्रोटॉन्स को हम वैसे कैनल रे के नाम से भी जानते हैं और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम इसे कैथोड रे के नाम से भी जानते हैं। That's it for this video. चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया। So at first we learned about what is atom, जहाँ पर हमने एटम के बारे में जाना, and after that we learned about properties of atom. In next video we'll learn about atomic number, mass number, and then we'll learn about Thomson's model. That's it for this video. Thank you.